जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग जीकेजीएस क्लासेस के आरपीएफ के क्वेश्चन पीडीएफ 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के पीडीएफ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज जीकेजीएस का 5th पीडीएफ है और इसमें मैंने कुछ 50 क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का, जो 2024 में फिलहाल ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और साथ साथ उसमें कुछ एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है और उससे कुछ फैक्ट्स वगैरह ये हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इसी पेपर्स में। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश किया है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके साथ मैंने फोटोज भी कुछ दिए हुए हैं, तो आप इससे देखकर आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो आप लोग इसमें क्वेश्चंस देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल सम्राट को वर्मा में निकासित कर दिया था। वर्मा यानी कि अभी का नाम म्यांमार नाम है उसका। ठीक है, तो अभी बहादुर शाह जफर यानी सेकंड को ये जफरनामा लिखते थे और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इन्हें वर्मा में निष्कासित कर दिया था, जिनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी वहां पर। तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ओके, बहादुर शाह जफर ने जफरनामा लिखा था, ये याद रखना। जफरनामा लिखता था इसलिए इसका नाम बहादुर शाह जफर हुआ था। तो इसको निष्कासित किया कर दिया गया था। तुगलक, तुगलक तो किसी का नाम दिया नहीं हुआ है। तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत का एक तुगलक वंश था जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वगैरह बहुत सारे लोग आए। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जो थे ये अवध से राजा थे, ये अवध के राजा थे। वहां बेगम हजरत महल के ये पति। ठीक है, खान बहादुर ये भी बरेली से लड़ने वाले 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले थे। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड से लड़ रही थी, ठीक है, झांसी को बचाने के लिए। तो 1857 की क्रांति से आप लोग को ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के से संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 ये समान संहिता देता है, समान नागरिक संहिता कि सबको यहाँ पर समान है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था आर्टिकल 44 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 44 के द्वारा ये संविधान हटा दिया गया था। 1978 में 44वां संशोधन हुआ था, 1978, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार हम लोग का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार हमारा नहीं रह गया, ये 300 के क में चला गया है। ठीक है, आपको याद रखना। तो भागों की संख्या, हमारे संविधान में भाग की संख्या 22 है और इसमें जो आर्टिकल्स हैं ये 395 है, जिसमें बहुत सारी अनुसूचियों के साथ 395 तक आर्टिकल्स लिए गए हैं, वो हमारे भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वोत्तर भागों में भूमि को तैयार करने के रूप में प्रचलित कर्तन दहन प्रणाली पद्धति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो झूम खेती के लिए किया जाता है, झूम खेती। ठीक है, ये रहा उसका झूम खेती का प्रमाण, ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। झूम खेती ऐसे ही होती है। ठीक है, राजस्थान में मिनिमम होती है झूम खेती, इधर उधर बगल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात का संबंध, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। नर्मदा नदी में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी। ठीक है, ये रही नर्मदा नदी, नर्मदा नदी है। और भी बहुत सारे पिक्चर्स है, लेकिन मैंने मुझको यही अच्छा लगा तो मैं ये डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है। दी गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें से सभी है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी है। इसमें से सारे हैं, उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। वैश्वीकरण को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ये सब सारे उपरोक्त सभी है, 1991 में शुरू की गई, ये याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं, कौन सा रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ राइट, डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा और रेड रेखा। रेड रेखा तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है। रेड क्लिफ लाइन, डूरन लाइन और मैकमोहन, तो मैकमोहन है इसका ऑप्शन सी। भारत के चीन के बीच सीमा रेखा कौन कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा याद रहेगा। चीन और रूस के बाद, मतलब चीन और रूस के बाद ये भारत का विश्व का सबसे ज्यादा लंबा लाइन टाना गया है, मैकमोहन रेखा। ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, समझ में आ गया। अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुई है पूरा टोटल। नेक्स्ट, ये देखिए मैकमोहन, ये पूरा बना दिया हूँ यहाँ से, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ये टोटली दे दिया हूँ मैं, इसमें
डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी छोड़ दूंगा, और ये पीपीटी है तो पीपीटी भी छोड़ दूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग हुआ था। ताम्रपाषाण काल बहुत ही एज, ये छोटा सा एज चला था, लेकिन सबसे जो बड़ा एज था वो एज था पूरा पाषाण काल। आदि मानव सबसे ज्यादा अगर किसी एज में रहे थे तो पूरा पाषाण काल में। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल में इन्होंने आग की खोज कर दी थी, पहिए की खोज, खेती की खोज, सभ्यताएं बसाना चालू हुआ था नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो माइक्रोलिथ हो गए थे, मतलब कि जो औजारे बड़े बड़े थे, पत्थरों के औजार बड़े बड़े थे, वो छोटे छोटे हो चुके थे। लेकिन पूरा पाषाण काल में आदि मानव नंगा पुंगा रहता था, इधर उधर घूम फिर के खाता था, खाना बदोश होते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। ऐसे ही करके याद रखना है यार, ये तो हम लोग पढ़े हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके बारे में क्या जानना है? ताम्रपाषाण काल का काम ताम्रपाषाण काल में, सीधे एकदम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, पत्ती के निम्न सतह पर छोटे छिद्रों को कहा जाता है, छोटे छिद्रों को क्या कहता है? रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, याद रखना है आपको, तो मैं रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? समानता का जो अधिकार है इसमें अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद आते हैं 5। 5 को समानता का अधिकार आता है। समानता के अधिकार में 5 आता है। 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 11 का ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट, भारत में कौन सा संवैधानिक अधिकार लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? महान्यायवादी। 11 का 12 का बी, 12 का ए नंबर, 12 का ए नंबर। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये 76 का 1, 76 के आर्टिकल 76 के 1 में महान्यायवादी के बारे में टोटली बताया गया। धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। धारा, विद्युत धारा, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। समझ गया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तटीय या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? क्षेत्रीय नाम नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है, मालाबार तट। मालाबार तट जो होता है ये क्षेत्रीय नाम नहीं है, पूर्वी तट के भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। मालाबार तट जो होता है ये पश्चिमी घाट में आता है, वेस्टर्न घाट में, और पूर्वी घाट में तुम्हारे कोरोमंडल, तमिलनाडु तट, उत्कल तट वगैरह ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने तटों के नाम दे दिए हैं। जैसे जहाँ गुजरात से चालू करेंगे तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, ये टोटली यहाँ से फैला हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड द्वीप, कर्नाटक से इसके बीच में, मतलब गोवा और कर्नाटक के बीच में केनरा तट है, और कर्नाटक से लेकर केरल के बीच में मालाबार तट है। इधर जाएंगे तो पश्चिमी घाट जो है ये टूटे टूटे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो कोरोमंडल है ये तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक डेल्टा क्षेत्र है, पूरे डेल्टा क्षेत्र। तो आपको डेल्टा से याद रखना है। सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको 2 नदियां मिलकर बनाती है, पद्मा और जमुना नदी मिलकर बनाती है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ये लोग मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल के नीचे साइड में है। ठीक है, जहाँ झारग्राम वगैरह से चालू हो जाते हैं, दक्षिण 24 परगना से चालू हो जाता है, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण सुंदरी वृक्ष बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ पे सुंदरी वृक्ष के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर भी बहुत फेमस है। ठीक है, हम लोग के बंगाल में। मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो इसके लिए इसके थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। नेक्स्ट, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य गरबा, गरबा डांडी वगैरह खेले जाते हैं, गरबा गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गुजरात। ये रहा गरबा खेलते हैं ये लोग, देख लीजिए, गरबा, ढोलीरा ढोल बाजो। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायती राज डैश डैश द्वारा, किसके? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे भाई, भीमराव अंबेडकर हम लोग के। ठीक है, ये रहा भीमराव अंबेडकर। जय हो भीमराव अंबेडकर जी, जय हो। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? फूलदेई, ऑप्शन ए। ठीक है, फूलदेई मनाया जाता है 18 का कितना होगा? 18 क्या है? फूलदेई ऐसा होता है, फूलदेई। ठीक है, इसमें लड़कियां लड़के सब आराम से फूलों से सज जाते हैं, अपने घरों को, अपने आंगनों को बहुत अच्छे तरीके से फूलों से सजाते हैं। फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, याद रखना। आईपीएस, आईएएस ये डायरेक्ट इसके हाथ में रहते हैं, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। लबासना वगैरह, मसूरी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। बहुत ऊंचा पद होता है, बहुत अच्छे एग्जाम्स भी होते हैं इसके, बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्शक किसे सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य को आकर्षित सम्मिलित किसे किया गया है? तो राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत, बी नंबर ऑप्शन होगा, 20 का बी नंबर, राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक्स हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, मैं सही बोल दे रहा हूँ, राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। इसके ऑप्शन बी। राणा कुंभा ने डैश को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, किसने निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने डैश को हराया था, राणा कुंभा ने किसको हराया था? और वहां चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का स्थापना किया था, विजय स्तंभ का स्थापना किया था, विजय स्तंभ, ठीक है। तो इसे महमूद खिलजी को क्या किया था? राणा कुंभा ने हराया था, ये रहा महमूद खिलजी, इसको ही हराया था। नेक्स्ट, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता में तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है, डैश कहलाती है, डैश कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो पूंजीगत वस्तु है, इसमें पूंजीगत वस्तु है, जिसमें पूंजी लगती है, पूंजी यानी पैसा, बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है, अन्य वस्तु जो उत्पादन करते हैं उनको लेके आया जाता है, पैसे से खरीदते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो पूंजीगत वस्तु। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है? जैव मंडल मेघालय में स्थित है बाबू, जैव मंडल जो है वो मेघालय में स्थित है। नोकरेक जो है ये जैव मंडल मेघालय में स्थित है, ये रहा नोकरेक का पिक्चर में डाल दिया हूं, ये पीछे का भाग है, सामने का भाग जो है वो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, और नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं। 1875 में हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास करने वाला संगठन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, रेगुलेशन 17 पारित। और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना, ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बेलूर मठ में उनके मठ है, ठीक है, जिसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट, ये रहे आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, ठीक है, इनके बारे में लिख दिया हूं मैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ प्रधानमंत्री कौन था? उदारीकरण जब हुआ था तब यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, ऑप्शन बी, 25 का ऑप्शन बी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम किससे जुड़ा हुआ है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ये शहनाई वादक है, शहनाई बहुत अच्छा बजाते थे। ये बिहार के डुमराव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जिन्होंने शहनाई सीखने के लिए बहुत ही अलग अलग जगहों पे गए थे, जो कि बनारस में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। यह है बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इनको 2001 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक हम लोग के स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, ये 2001 में इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। मैकडोनाल्ड उधर के इंग्लैंड के राजा थे, जो कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। और 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप लोग याद। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2, 8, 18 और 32, 2, 8, 18 और 32, ठीक है। ऐसे वैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं इसको, 4 होते हैं। दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कमजोर होता है लेकिन बहुत दूर तक टानता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग के कहाँ लग रहा है? तो ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग का लग रहा है
सूरज और पृथ्वी के बीच में 9.8 न्यूटन बल से ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग 10 माइल मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। किस सिरे पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में। सबसे इंदिरा पॉइंट एकदम लास्ट में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट एकदम लास्ट में, दक्षिण में, दक्षिणी सिरे पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, ये रहा इंदिरा पॉइंट, इतना दूर पे इंदिरा पॉइंट श्रीलंका से। ठीक है, तो अगर हम लोग केवल स्थल मार्ग को देखें इंडिया का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये फैला हुआ है। और अगर दूर तक ये भी ले ले, बे ऑफ बंगाल और वगैरह, मतलब कि जो हम लोग का सागरीय क्षेत्र है वो भी ले ले अगर, वैसे तो सागरीय क्षेत्र पर किसी का कब्जा नहीं होता है, लेकिन सागरीय क्षेत्र को अभी अगर ले ले तो और यहाँ तक पहुंचे तो ये लगभग दूरी हो जाती है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा? अनंत वर्मन गंग के द्वारा। ये उस समय गंग वंश चल रहा था, जिसमें जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो जगन्नाथ मंदिर है पुरी, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में। तो जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे बनाया गया था। और उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। ये गंगवर्धन, गंगेश्वरा। ठीक है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी है? चिंतन के लिए अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन, ये चिंतन के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी है, चिंतन के लिए। ठीक है, आईक्यू लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा। पश्च मस्तिष्क जो होता है, यहाँ पे फेरामेन मैग्नम बोल के एक होल होता है, जिसमें इसमें से बहुत सारी नसें निकली रहती है, लगभग 12 जोड़ी नसें लग रहती है। और इसको न्यूरॉन सिस्टम से बने होते हैं, मतलब न्यूरॉन सिस्टम का पूरा न्यूरॉन का बना हुआ है हमारा ब्रेन, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, उसके डॉक्टरों को। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। ये रहा ब्रेन का ये सामने वाला हिस्सा कहलाता है आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और लास्ट का कहलाता है हाइट ब्रेन। ठीक है, ऐसा पश्च मस्तिष्क में होता है। यहाँ पे सेरिब्लम होता है, सेरिबेलम, और यहाँ पे सेरिब्रम होता है, और यहाँ पे रहता है सेरिब्रल। ठीक है, सेरिब्रल होता है, तो याद रखेंगे ये सब। फाइनल आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रबंध की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रबंध की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी, ये मलजल प्रशोधन, 33 का सी नंबर। ठीक है, मल जल प्रशोधन। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध डैश मिट्टी से बना होता है? कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। पूरा 34 का सी, 34 का भी सी। ठीक है, कछारी मिट्टी, उपजाऊ गंगा का मैदान पूरा कछारी मिट्टी से बना हुआ है। दोमट मिट्टी सबसे फेमस होता है, जलोढ़ मिट्टी भी बहुत फेमस है। ये रही जलोढ़, पूरा ये मैदान है गंगा नदी का मैदान। ठीक है, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा मैदान है गंगा नदी का मैदान। ठीक है, सिंधु सागर मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, तीनों को मैदान है, जो कि उत्तर के मैदानों के भागों को बनाया जाता है। रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? एड्रेनलिन दिया जाता है। एड्रेनलिन यहाँ पर होता है ऊपर में, किडनी के ऊपर एड्रेनलिन। ठीक है, ये रक्तचाप में अगर गिरावट होगा तो इसको धड़ाक से बढ़ा देगा और बीपी हाई कर देगा। ठीक है, तो बीपी हाई या ज्यादा हुआ या कम हुआ, इसको कंट्रोल कौन करता है? एड्रेनलिन ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक है, और उस ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरा इधर पे रहता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है इसके अंदर से। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च, वाहन, हेडलाइट पर परावर्तक रूप से किया जाता है? तो अवतल दर्पण, अवतल का मतलब होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो होता है ये टॉर्च में, हेडलाइट में यूज कर दिया जाता है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है? तो उसमें किया जाता है उत्तल दर्पण। दर्पण नहीं होता है वो, हाँ उत्तल दर्पण। ठीक है, लेंस तो अलग चीज है, लेंस तो आर पार देख पाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन दर्पण में आर पार नहीं देख पाते। उसके पीछे सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का बहुत रंग रहता है, और सिल्वर ब्रोमाइड से उसको रंग किया जाता है। ग्लूकोज का बना होता है कांच। ये रहा कनकेव मिरर, ऐसा ही होता है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 1240 तक ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो थी, इसकी मृत्यु हरियाणा के कैथल में हुआ था 1240। ठीक है, इसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240।
ये एकमात्र महिला शासिका थी जो दिल्ली प्रशासन कर रही थी। राजा की तरह कपड़े पहनती थी, राजा की तरह बर्ताव करती थी, एकदम राजा जैसा रहती। ये रही रजिया सुल्तान। ठीक है। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर डैश समूहों को मान्यता नहीं दी जाती है। डैश समूहों को मान्यता नहीं दी जाती। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर डैश समूहों को मान्यता नहीं दी जाती है। डैश समूहों, जातीय समूहों को मान्यता नहीं दी जाती। ऑप्शन बी होगा 39 का, ऑप्शन बी। 39 का क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 39 का ऑप्शन। 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर को भेजा था। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से शादी कर लेते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। 4 गो दहेज, 4 गो देश दहेज में मिल जाता हूँ, 4 गो देश दहेज। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, नेक्स्ट। यह था सेल्यूकस निकेटर। निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए समिति की स्थापना की गई थी। सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति 41 का ए नंबर, 41 का ए, सुरेश तेंदुलकर समिति। ये वाला फिर से हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला मैं कर दूंगा। यहाँ 42 नंबर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक डैश द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? तो नीति आयोग के हेड होते हैं पीएम। पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक डैश द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 12 गो अनुसूचियां, उसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा जाता है। तो ऊपर में सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे करके पूरे टोटल 22 को भाषा है। 22 भाषाओं को अनुचित भाषाओं में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची। ड्यूज एक पद है जो डैश से संबंधित है। ड्यूज, ड्यूज बॉल, ड्यूज, ड्यूज, ड्यूज बॉल होता है ना, बॉल खेलते हैं, ड्यूज बॉल। ठीक है, ड्यूज बॉल एक पद से संबंधित है, लेकिन एक पद है। ड्यूज एक बॉल होता है, वो क्रिकेट में खेला जाता है ड्यूज बॉल, लेकिन एक पद है, तो एक पद है जो डैश से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। 41 एक पद है। यहाँ ड्यूज एक पद बोला है, ड्यूज बॉल नहीं बोला है। तो ड्यूज बॉल और पद में कंफ्यूजन मत होइए। पद का मतलब लॉन टेनिस, अब बॉल बोलेगा ड्यूज बॉल, तो क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, याद रहेगा। 45 का डी, लॉन टेनिस। वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत के डैश नदी मुख्य स्रोत में से आता है? झेलम नदी। 46 का बी, झेलम। ठीक है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, 5 गो नदी होते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु नदी की 5 गो सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, ये रही झेलम नदी पूरी, झेलम नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 402 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र में बागवानी, बागवानी के संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, वैसे दूध क्रांति का आप लोग याद रखिएगा। दूध क्रांति सफेद क्रांति, सफेद क्रांति यानी दूध के लिए हुआ था। नीली क्रांति मत्स्य के लिए हुआ था। पीली क्रांति तिलहन के लिए हुआ था। ठीक है, याद रखना। हरित क्रांति गेहूं, जौ, जो हरे कलर के पदार्थ, खाद्य पदार्थ। समवर्ती सूची का विचार डैश डैश देश के संबंधित से लिया गया है? 48, 48 का क्या होगा? 48 का भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 48 का समवर्ती सूची का विचार 48 ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? कौन सा? तो गगनयान। गगनयान को करार दिया गया है कि ये अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम 2024 से लेकर 25 के बीच में होगा। खैर 2024 में अभी तो वोट चल रहा है, क्या पता इस साल होगा, लेकिन 2025 तक इसको पूरा कार्यक्रम बनाया गया है कि गगनयान के द्वारा किसी मानव को भेजा जाएगा अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष। नेक्स्ट, ये देखिए, ये गगनयान है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष यान उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिरी या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसके साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय होगी, 3 दिवसीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
लास्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का सामान्य नाम क्या है? तो धावन सोडा का सामान्य नाम, धावन सोडा का आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धावन सोडा का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, NaCO3, NaCO3 इसका रासायनिक नाम होता है NaCO3, याद रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। ये आपके न्यू फाउंडेशन बैच आने वाले हैं, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी क्लास 11 में गए हैं और आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच ये चालू हो रहा है 23 तारीख से, 23/5/2024 से 23/5 से, ठीक है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उन लोगों को पढ़ाया जाएगा, जैसे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, पॉल साइंस, एजुकेशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सारे आपके क्लियर होंगे। एग्जाम्स में जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे। और जो न्यू बैचेस ऑफ जीके जीएस के जो न्यू बैचेस चालू होने वाले, जो अभी अभी क्लास 12 पास करके आए हुए हैं, जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, वो आप जुड़ सकते हैं। 12 क्लास जो अभी पास करके आए हैं वो 4 बजे से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 4 बजे से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लास स्टार्ट होंगी। ये न्यू बैच चालू होगा, न्यू फाउंडेशन बैच चालू होगा, ठीक है, जो कि आपके जीके जीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम्स में जीके जीएस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आरपीएफ में तो 50 क्वेश्चन है जीके जीएस के, तो आप लोग यहाँ से आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। और जो न्यू बैचेस है क्लास 11 के, आप मेरे से जुड़ सकते हो, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड है, बस उन्हीं के लिए, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो कोई भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से, तो वो जुड़ सकते हैं हम लोग के। बंगाली मीडियम वाले भी जुड़ सकते हैं, जिसका क्लास जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से जुड़े हुए हैं साइंस और कॉमर्स के, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश का भी बैच चालू होने वाला है। तो उसके लिए बता दिया जाएगा, ऑनलाइन खबर भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। 23 तारीख से ये बैच, याद रखना 23 तारीख से ये बैच चालू होने वाला है, 23/5/2024। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 50 क्वेश्चंस आपको याद रहने चाहिए। एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। जीके ओशन, तो इस ओशन में डूबने के लिए आप तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।